नमस्कार। प्रेरक पन्ने के सभी दर्शकों को, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है? और अगर हमें शक्ति को बेहतर बनाना सीख लें तो क्या हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही कमाल की किताब थिंकिंग बेटर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे लिखा है मशहूर गणितज्ञ और वैज्ञानिक मार्कस डू सॉटोइन ने। ये किताब सिर्फ गणित के बारे में नहीं है, ये आपको सिखाती है कि आप अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए कैसे अलग और बेहतर तरीके से सोच सकते हैं, कैसे मुश्किल सवालों को चुटकियों में हल कर सकते हैं और कैसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी एक शॉर्टकट ढूंढ सकते हैं। मार्कस डू सॉटोइन इस किताब में इतिहास के बड़े बड़े दिमागों की कहानियों से लेकर गणित और विज्ञान की दिलचस्प गुत्थियों तक सब कुछ इतनी आसानी से समझाते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। आप जानेंगे कि कैसे पैटर्न पहचानना, तार्किक रूप से सोचना और अलग अलग तरीकों से किसी समस्या को देखना आपकी सोचने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है। तो अगर आप भी अपनी मानसिक क्षमताओं को एक नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए इस सफर पर मेरे साथ जुड़ें और देखें कि कैसे थिंकिंग बेटर आपकी सोच को बदल सकती है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं इस बुक के पहले टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक है सोच को समझना, और ये हमें बताता है कि आखिर हम सोचते कैसे हैं और हमारी सोच में क्या क्या पेचीदगियां हो सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोचने के अलग अलग प्रकारों की। मार्कस डू सॉटोइ हमें समझाते हैं कि हमारी सोच मुख्यतः दो रास्तों पर चलती है: सहज ज्ञान इंट्यूटिव और तार्किक लॉजिकल। सहज ज्ञान यानी इंट्यूटिव सोच वो है जो पल भर में हमारे दिमाग में आती है, बिना ज्यादा सोचे समझे। ये अक्सर हमारे अनुभवों और भावनाओं से जुड़ी होती है। जैसे अगर आप किसी पुराने दोस्त को अचानक देखते हैं तो आपके मन में तुरंत एक खुशी का एहसास होता है, ये सहज है। वहीं तार्किक सोच वो है जहां हम जानकारी को व्यवस्थित करते हैं, विश्लेषण करते हैं और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ये सोच ज्यादा धीमी होती है और इसमें हम तथ्यों और कारणों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे अगर आप किसी गणित की समस्या को हल कर रहे हैं या कोई बड़ा फैसला ले रहे हैं तो आप तार्किक रूप से सोचते हैं। किताब बताती है कि हमें इन दोनों तरह की सोच को समझना चाहिए, क्योंकि दोनों ही अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं और हमें यह सीखना चाहिए कि कब किसका इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं हमारे दिमाग की सीमाओं और आदतों की। हमारा दिमाग कमाल का है, लेकिन इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। हम इंसानों का दिमाग हमेशा ऊर्जा बचाने की कोशिश करता है, इसी वजह से वो अक्सर शॉर्टकट ले लेता है। ये शॉर्टकट हमारी सोचने की आदतें बन जाती हैं। जैसे अगर हमें कोई जानकारी अधूरी मिलती है तो हमारा दिमाग उसे पूरा करने की कोशिश करता है, भले ही उसमें कुछ गलतियां हों। हम उन चीज़ों को ज्यादा महत्व देते हैं जो हमें पहले से पता होती हैं या जो हमें भावनात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। ये आदतें कभी कभी हमें तेजी से सोचने में मदद करती हैं, लेकिन कभी कभी ये हमें गलत निष्कर्षों पर भी पहुंचा सकती हैं। किताब हमें इन आदतों को पहचानने और उनसे ऊपर उठने का तरीका सिखाती है, ताकि हमारी सोच और ज्यादा सटीक हो सकें। और अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, सोचने की कॉमन गलतियां, जिन्हें कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं। ये वो सामान्य मानसिक त्रुटियां हैं जो हम सब अक्सर करते हैं बिना जाने। एक बहुत ही आम बायस है कॉन्फर्मेशन बायस। कॉन्फर्मेशन बायस, इसमें हम केवल उन्हीं जानकारियों पर ध्यान देते हैं या उन्हें सही मानते हैं जो हमारे पहले से मौजूद विचारों या विश्वासों की पुष्टि करती हैं। अगर हमें किसी बात पर यकीन है तो हम उन सभी सबूतों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो उसके खिलाफ हों। दूसरा बायस है एंकरिंग बायस। एंकरिंग बायस, जहां हम किसी भी पहली जानकारी पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं, भले ही वो उतनी प्रासंगिक न हो। जैसे अगर कोई महंगी चीज पहले दिखाई जाती है तो बाद में कम महंगी चीज ज्यादा सस्ती लगती है। मार्कस डू सॉटोइ हमें इन बायस को पहचानना सिखाते हैं, क्योंकि जब हम इन्हें पहचान लेते हैं तभी हम अपनी सोच को इन गलतियों से बचा सकते हैं और ज्यादा स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ तरीके से सोच सकते हैं। यह समझना कि हमारा दिमाग कैसे हमें गुमराह कर सकता है, बेहतर सोचने की दिशा में पहला कदम है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के दूसरे टॉपिक, गणितीय सोच की ताकत, पावर ऑफ मैथमेटिकल थिंकिंग के बारे में। मार्कस डू सॉटोइ हमें इस अध्याय में ये समझाते हैं कि गणित सिर्फ किताबों और क्लासरूम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी शक्तिशाली सोच है जो हमारी जिंदगी के हर पहलू को बेहतर बना सकती है। गणित केवल संख्याओं तक सीमित नहीं। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि गणित का मेरी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना। मार्कस डू सॉटोइ यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। वे बताते हैं कि गणित केवल संख्याओं, समीकरणों या मुश्किल फॉर्मूलों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सोचने का तरीका है, एक ऐसा नजरिया जो हमें दुनिया को ज्यादा स्पष्टता और तर्क के साथ देखने में मदद करता है। यह हमें समस्याओं को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने, उनके बीच के संबंधों को समझने और फिर उन्हें हल करने का एक ढांचा देता है। जैसे एक आर्किटेक्ट किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसका पूरा खाका तैयार करता है, वैसे ही गणितीय सोच हमें किसी भी समस्या का एक स्पष्ट मानसिक खाका बनाने में मदद करती है, चाहे वो व्यापार से जुड़ी हो, रिश्ते से जुड़ी हो या किसी वैज्ञानिक खोज से। यह हमें अमूर्त रूप से सोचने और कल्पना करने की शक्ति देता है, जो किसी भी क्षेत्र में नवाचार के लिए बेहद जरूरी है। पैटर्न पहचानना और तर्क शक्ति का विकास, गणितीय सोच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है पैटर्न पहचानना और तर्क शक्ति का विकास।
हमारे चारों ओर की दुनिया अनगिनत पैटर्नों से भरी है, प्रकृति में, संगीत में, यहाँ तक कि मानव व्यवहार में भी। गणित हमें इन पैटर्नों को देखने, समझने और भविष्यवाणी करने के उपकरण देता है। जब हम गणितीय समस्याओं को हल करते हैं तो हम अनजाने में अपनी तर्क शक्ति, लॉजिकल रीजनिंग को मजबूत कर रहे होते हैं। हम सीखते हैं कि कैसे एक बात से दूसरी बात का संबंध जोड़ें, कैसे एक व्यवस्थित तरीके से सोचा जाए और कैसे गलतियों से बचते हुए सही निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। यह सिर्फ संख्याओं के साथ खेलना नहीं है, यह दिमाग को एक जिम में कसरत कराने जैसा है, जहां हर मुश्किल समस्या आपकी तार्किक मांसपेशियों को मजबूत करती है। जब आप पैटर्न पहचानना सीख जाते हैं तो आप जटिल डेटा को भी आसानी से समझ पाते हैं, छिपे हुए संबंधों को देख पाते हैं और भविष्य की प्रवृत्तियों का अनुमान लगा पाते हैं। निर्णय लेने में गणितीय सोच की भूमिका। अंत में मार्कस डू सॉतोए हमें बताते हैं कि निर्णय लेने, डिसीजन मेकिंग में गणितीय सोच की क्या भूमिका है। हमारी जिंदगी अनगिनत छोटे बड़े फैसलों से भरी है। गणितीय सोच हमें इन फैसलों को बेहतर तरीके से लेने में मदद करती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे जोखिमों का आकलन करें, संभावनाओं को समझें और उपलब्ध जानकारी का सबसे अच्छा उपयोग करें। उदाहरण के लिए, जब आप किसी निवेश का मूल्यांकन कर रहे होते हैं तो गणितीय सोच आपको विभिन्न परिदृश्यों का विश्लेषण करने, लाभ और हानि की गणना करने और सबसे तर्कसंगत विकल्प चुनने में मदद करती है। यह आपको भावनाओं के बजाय तथ्यों और तर्क के आधार पर निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। गणितीय सोच से हम सिर्फ क्या हो रहा है ये नहीं समझते, बल्कि क्यों हो रहा है और क्या हो सकता है ये भी समझ पाते हैं। यह हमें स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेने की शक्ति देती है, जिससे हम जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के तीसरे टॉपिक, अनुमान लगाना और निर्णय लेना के बारे में। मार्कस डू सॉतोए अपनी किताब थिंकिंग बेटर के इस हिस्से में हमें सिखाते हैं कि जब हमारे पास पूरी जानकारी न हो तब भी हम कैसे समझदारी से अनुमान लगा सकते हैं और बेहतर फैसले ले सकते हैं। ये बहुत ही कमाल का टॉपिक है, क्योंकि हमारी असल जिंदगी में अक्सर ऐसा ही होता है, हमें कभी भी सारी जानकारी नहीं मिलती। तो सबसे पहले सोचिए कि हम अनुमान कैसे लगाएं जब डेटा पूरा ना हो। ये तो हमारी रोज की चुनौती है ना? मान लीजिए आपको अंदाजा लगाना है कि आपके शहर में कितनी दुकानें हैं या किसी इवेंट में कितने लोग आ सकते हैं, जबकि आपके पास कोई सटीक आंकड़ा नहीं है। मार्कस डू सॉतोए बताते हैं कि ऐसे में हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि कुछ स्मार्ट तरीके अपनाने चाहिए। हम चीज़ों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ सकते हैं, जो जानकारी हमारे पास है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर एक शिक्षित अनुमान लगा सकते हैं। इसे वो फर्मी एस्टिमेशन कहते हैं, जो मशहूर वैज्ञानिक एनरिको फर्मी के नाम पर है। फर्मी ऐसे मुश्किल सवालों के जवाब भी सिर्फ तर्क और कुछ आसान जानकारी के आधार पर दे देते थे। इसमें हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यानी अंदाजे से ये देखते हैं कि संख्या हजारों में होगी या लाखों में। ये हमें एकदम सही जवाब तो नहीं देगा, पर एक अच्छा अंदाजा जरूर दे देगा, जो कई बार बहुत काम आता है। फिर आता है प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग या संभावना आधारित सोच। ये समझना बहुत जरूरी है कि हर चीज निश्चित नहीं होती, उसमें कुछ न कुछ संभावना छिपी होती है। मार्कस डू सॉतोए कहते हैं कि हमें सिर्फ हाँ या नहीं में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि कितनी संभावना है इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर आपको कोई बीमारी हुई है तो डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि आपको ये बीमारी है, बल्कि ये कहेगा कि इतनी प्रतिशत संभावना है कि आपको ये बीमारी हो सकती है। ये सोच हमें अनिश्चितता को स्वीकार करना सिखाती है और फिर उसी हिसाब से अपने फैसले लेने में मदद करती है। इससे हम सिर्फ एक पहलू को देखकर फैसला नहीं लेते, बल्कि अलग अलग संभावनाओं को तौलकर चलते हैं, जिससे हमारे फैसले ज्यादा संतुलित और प्रभावी होते हैं। और आखिर में वो बात करते हैं बेशियन लॉजिक की सरल समझ के बारे में। ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन मार्कस डू सॉतोए इसे बहुत आसान बनाते हैं। बेशियन लॉजिक हमें बताता है कि हमें अपनी सोच को लगातार अपडेट करते रहना चाहिए, जैसे जैसे हमें नई जानकारी मिलती जाए। मान लीजिए पहले आपको लगता है कि किसी चीज के होने की 50% संभावना है, फिर आपको कोई नई जानकारी मिलती है तो बेशियन लॉजिक कहता है कि आपको अपनी उस 50% संभावना को उस नई जानकारी के हिसाब से बदलना चाहिए, चाहे वो ज्यादा हो या कम। ये हमें सिखाता है कि हमारी सोच पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये एक गतिशील प्रक्रिया है। हमें हमेशा खुली सोच रखनी चाहिए और नई जानकारी के आधार पर अपने विश्वासों और अनुमानों को संशोधित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये हमें ज्यादा सटीक और अडैप्टिव, अनुकूलनीय निर्णय लेने में मदद करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के चौथे टॉपिक, समस्याओं का समाधान के बारे में। मार्कस डू सॉतोए इस अध्याय में हमें सिखाते हैं कि किसी भी समस्या को कैसे सुलझाया जाए। ये सिर्फ गणित की समस्याओं के बारे में नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी में आने वाली हर छोटी बड़ी मुश्किल को हल करने का एक शानदार तरीका है। तो सबसे पहले किसी भी समस्या को हल करने के लिए हमें उसे पहचानना बहुत जरूरी है। अक्सर हम समस्या को ठीक से समझते ही नहीं और सीधे समाधान ढूंढने लगते हैं। मार्कस डू सॉतोए कहते हैं कि पहले ये साफ साफ समझो कि असली दिक्कत क्या है, उसकी जड़ कहाँ है। क्या ये कोई तकनीकी समस्या है या लोगों के बीच की गलतफहमी या कोई प्रक्रियागत खामी? जब तक हम समस्या को सही से पहचान नहीं लेते, तब तक हम सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते।
ये ऐसा है जैसे आप किसी बीमारी का इलाज करने जा रहे हैं तो पहले ये पता लगाना जरूरी है कि बीमारी क्या है, तभी तो सही दवा दे पाएंगे। एक बार जब आप समस्या को पहचान लेते हैं तो अगला कदम होता है उसका विश्लेषण करना। इसका मतलब है समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। जैसे एक बड़ी पहेली को हल करने के लिए उसके अलग अलग हिस्सों को समझना पड़ता है। इसमें हम डेटा इकट्ठा करते हैं, उसके पीछे के कारणों को समझते हैं और ये देखते हैं कि कौन सी चीजें आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। मार्कस डू सॉतोए गणितीय सोच का इस्तेमाल करके ये सिखाते हैं कि कैसे हम तार्किक रूप से डेटा का विश्लेषण करें ताकि समस्या की पूरी तस्वीर हमारे सामने आ सके। ये हमें सिर्फ सतह पर दिखने वाली चीजों से आगे बढ़कर गहराई में झांकने में मदद करता है। विश्लेषण के बाद अब वक्त आता है समाधान की योजना बनाना। जब हमें समस्या की पूरी समझ हो जाती है तो हम अलग अलग संभावित समाधानों के बारे में सोचते हैं। यहाँ रचनात्मकता और तार्किक सोच दोनों का मेल होता है। हम ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, अलग अलग विकल्पों पर विचार करते हैं और फिर सबसे बेहतर समाधान को चुनते हैं। मार्कस डू सॉतोए बताते हैं कि इसमें हमें सिर्फ एक समाधान पर अटक नहीं जाना चाहिए, बल्कि कई विकल्पों पर विचार करना चाहिए और हर एक के फायदे नुकसान को तौलना चाहिए। ये ऐसा है जैसे आप किसी यात्रा पर जा रहे हों तो सिर्फ एक रास्ता चुनने के बजाय आप कई रास्तों पर विचार करते हैं और फिर सबसे अच्छा रास्ता चुनते हैं। और जब आप योजना बना लेते हैं तो उसे लागू करते हैं, है ना? लेकिन काम यहीं खत्म नहीं होता। अगला महत्वपूर्ण कदम है टेस्ट और सुधार करना। हमने जो समाधान सोचा है, क्या वो वाकई काम कर रहा है? हमें उसे परखना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या नतीजे मिल रहे हैं। अगर कहीं कमी है तो हमें उसे सुधारना चाहिए। ये एक इटरेटिव प्रक्रिया है, यानी हम बार बार जांचते और सुधारते रहते हैं जब तक हमें सबसे अच्छा समाधान न मिल जाए। मार्कस डू सॉतोए हमें सिखाते हैं कि गणित में जिस तरह से हम अपनी गणनाओं को बार बार जांचते हैं और त्रुटियों को ठीक करते हैं, ठीक वैसे ही हमें अपनी वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधानों को भी लगातार परखते और सुधारते रहना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया में मार्कस डू सॉतोए गणितीय मॉडल का उपयोग करने पर जोर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर समस्या के लिए जटिल समीकरण बनाने हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप समस्या को एक ढांचे में देखें, उसके विभिन्न तत्वों के बीच संबंधों को समझें और अनुमान लगाने व परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए एक तार्किक और संरचित दृष्टिकोण अपनाएं। गणितीय मॉडल हमें डेटा को व्यवस्थित करने, पैटर्न को पहचानने और संभावित परिणामों का अनुमान लगाने में मदद करते हैं, जिससे हमारी समस्या सुलझाने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। ये हमें एक स्पष्ट और व्यवस्थित तरीका देता है जिससे हम किसी भी जटिल समस्या से निपट सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के 5वें टॉपिक क्रिएटिविटी और लॉजिक का संतुलन के बारे में। मार्कस डू सॉतोए हमें इस अध्याय में सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी और तर्क शक्ति यानी लॉजिक के बीच एक सही तालमेल बिठा सकते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं, लेकिन इस किताब में बताया गया है कि असली जादू तब होता है जब ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि रचनात्मक सोच को भी लॉजिकली कैसे गाइड किया जाए। आप कहेंगे, रचनात्मकता तो आज़ाद होती है, उसे गाइड कैसे करें? मार्कस डू सॉतोए समझाते हैं कि रचनात्मकता हमें नए आइडियाज़ तो देती है, लेकिन उन आइडियाज़ को हकीकत में बदलने के लिए हमें तर्क की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक कलाकार कुछ नया बनाने का सोचता है, लेकिन उसे ये भी पता होना चाहिए कि रंगों और ब्रश का इस्तेमाल कैसे करना है ताकि वो अपनी कल्पना को कैनवास पर उतार सके। ठीक वैसे ही जब आपके पास कोई नया और शानदार आइडिया आता है तो लॉजिक आपको उस आइडिया की सीमाओं को समझने, उसे व्यवस्थित करने और उसे लागू करने के लिए एक रास्ता बनाने में मदद करता है। ये ऐसा है जैसे आप एक जंगल में नए रास्ते की खोज कर रहे हों। क्रिएटिविटी आपको नए रास्ते दिखाती है और लॉजिक आपको ये बताता है कि कौन सा रास्ता सुरक्षित है और आपको मंजिल तक ले जाएगा। अब बात करते हैं लैटरल थिंकिंग, पार्श्व सोच बनाम वर्टिकल थिंकिंग, ऊर्ध्वाधर सोच की। मार्कस डू सॉतोए इन दो अलग अलग सोचने के तरीकों के बारे में बताते हैं। वर्टिकल थिंकिंग वो तरीका है जिसमें हम एक सीधी रेखा में तार्किक रूप से सोचते हैं। हम एक कदम से दूसरे कदम पर जाते हैं, जैसे गणित का कोई सवाल हल करते हुए। ये गहराई में जाने और एक ही समस्या के अंदर समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करती है। वहीं लैटरल थिंकिंग थोड़ी अलग है। ये हमें बॉक्स से बाहर सोचने के लिए प्रेरित करती है। इसका मतलब है कि हम किसी समस्या को अलग अलग दृष्टिकोणों से देखें, अप्रत्याशित संबंध खोजें और कभी कभी तो समस्या को ही एक नए तरीके से परिभाषित कर दें। ये सोच हमें अचानक से कोई आहा मोमेंट देती है, जब हमें लगता है कि अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मार्कस डू सॉतोए बताते हैं कि हमें इन दोनों का संतुलन बनाना चाहिए। वर्टिकल थिंकिंग हमें किसी समाधान की गहराई तक जाने में मदद करती है, जबकि लैटरल थिंकिंग हमें नए और अनूठे समाधान खोजने में मदद करती है। आखिर में हम सीखते हैं कि अपने दिमाग को नए दृष्टिकोण अपनाने के लिए कैसे प्रशिक्षित करें। ये हमारी सोच को लचीला बनाने जैसा है। हमारा दिमाग अक्सर आदतों का गुलाम होता है और पुरानी जानी पहचानी चीज़ों को ही दोहराता रहता है। लेकिन मार्कस डू सॉतोए कहते हैं कि हमें जानबूझकर अपने दिमाग को चुनौती देनी चाहिए।
हमें अलग अलग क्षेत्रों के बारे में पढ़ना चाहिए, नए अनुभव लेने चाहिए और ऐसे लोगों से बात करनी चाहिए जिनकी सोच हमसे अलग हो। गणितीय सोच इसमें बहुत मदद करती है, क्योंकि ये हमें समस्याओं को अलग अलग तरीकों से देखने और उन्हें अमूर्त रूप से समझने के लिए मजबूर करती है। जब आप अपने दिमाग को नए नए इनपुट देते हैं तो वो नए कनेक्शन बनाना सीखता है, और फिर आप किसी भी समस्या को सिर्फ एक नजरिए से नहीं बल्कि कई अलग अलग तरीकों से देख पाते हैं। ये हमें एक खुले दिमाग वाला विचारक बनाता है, जो किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के छठे टॉपिक, भविष्य की सोच के बारे में। मार्क्स डू सॉतोए इस अध्याय में हमें सिखाते हैं कि हम भविष्य के बारे में कैसे सोचें, खासकर तब जब सब कुछ अनिश्चित हो। ये हमारी जिंदगी का एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में हमें अक्सर सोचना पड़ता है, पर सही तरीका नहीं पता होता। तो सबसे पहले वो हमें सिखाते हैं कि अनसर्टेनिटी के साथ जीना कैसे सीखें। देखिए, भविष्य के बारे में कोई भी 100% निश्चित नहीं हो सकता। दुनिया लगातार बदल रही है और हमें नहीं पता कि कल क्या होगा। मार्कस डू सॉतोए कहते हैं कि इस अनिश्चितता से घबराने की बजाय हमें इसे स्वीकार करना सीखना चाहिए। ये ऐसा है जैसे आप किसी अनजाने रास्ते पर निकल पड़े हों। आप हर मोड़ पर क्या मिलेगा ये नहीं जानते, पर आप फिर भी चलते रहते हैं और हर स्थिति के लिए तैयार रहते हैं। वो समझाते हैं कि हमें अपनी सोच में लचीलापन लाना होगा। हमें ये समझना होगा कि हमारे पास जो भी जानकारी है वो शायद अधूरी है, और इसी अधूरी जानकारी के साथ हमें सबसे अच्छे फैसले लेने होंगे। ये हमें सिखाता है कि योजनाएं बनाना अच्छा है, पर उन योजनाओं को बदलने के लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। फिर वो बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स और केओस थ्योरी। केओस थ्योरी के सरल परिचय के बारे में। ये थोड़ा वैज्ञानिक लगता है, पर वो इसे बहुत आसान बनाते हैं। सोचिए, एक तितली के पंख फड़फड़ाने से कहीं दूर तूफान आ सकता है। यही है केओस थ्योरी का सार। इसका मतलब है कि हमारे चारों ओर की दुनिया में बहुत सारे जटिल सिस्टम, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, जहां छोटी सी चीज भी बड़े बदलाव ला सकती है। मौसम, शेयर बाजार या यहां तक कि आपका अपना जीवन भी ऐसे ही सिस्टम है। मार्कस डू सॉतोए बताते हैं कि ऐसे सिस्टम में भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करना लगभग नामुमकिन है। हमें ये समझना चाहिए कि हर चीज आपस में जुड़ी हुई है और एक छोटे से बदलाव के भी बड़े और अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। ये हमें सिखाता है कि हमें हर परिणाम के लिए तैयार रहना चाहिए और केवल एक ही संभावना पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। और आखिर में मार्कस डू सॉतोए हमें लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस, दीर्घकालिक प्रभावों को सोचने की तकनीक के बारे में बताते हैं। इसका मतलब है कि जब हम कोई फैसला लेते हैं तो सिर्फ उसके तात्कालिक परिणामों के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ये भी सोचना चाहिए कि भविष्य में इसके क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। जैसे अगर आप आज कोई छोटा सा बदलाव करते हैं तो 5 या 10 साल बाद उसका क्या असर होगा। ये हमें सिर्फ शॉर्ट टर्म फायदे देखने के बजाय एक लंबी अवधि की सोच रखने में मदद करता है। गणितीय सोच इसमें बहुत काम आती है, क्योंकि ये हमें विभिन्न परिदृश्यों, सिनेरियोज की कल्पना करने और उनके संभावित परिणामों का अनुमान लगाने की क्षमता देती है। ये हमें सिखाता है कि आज के हमारे छोटे फैसले भविष्य में बड़े बदलाव ला सकते हैं, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के 7वें टॉपिक, डेटा और आंकड़ों को समझना के बारे में। मार्कस डू सॉतोए हमें सिखाते हैं कि आज के ज़माने में जब चारों तरफ डेटा की भरमार है, तब इसे सही से समझना कितना ज़रूरी है। वो हमें बताते हैं कि कैसे हम आंकड़ों को देखकर गुमराह होने से बचें और उनसे सही निष्कर्ष कैसे निकालें। तो सबसे पहले वो हमें बताते हैं कि आंकड़ों की गलत व्याख्या से कैसे बचें। देखिए, आजकल हर कोई डेटा दिखाता है, चाहे वो कोई खबर हो, कोई विज्ञापन हो या कोई रिसर्च। लेकिन अक्सर लोग आंकड़ों को अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं या उन्हें गलत तरीके से समझते हैं। मार्कस डू सॉतोए कहते हैं कि हमें हमेशा स्केप्टिकल, शक करने वाला होना चाहिए और पूछना चाहिए कि ये आंकड़े कहाँ से आए हैं, किसने इकट्ठा किए हैं और क्या उनमें कोई छिपा हुआ एजेंडा तो नहीं है। हमें औसत जैसी चीज़ों को भी ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि कई बार औसत पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। वो ये भी बताते हैं कि हमें सैंपल साइज, कितने लोगों या चीज़ों पर सर्वे हुआ, और बायस, पक्षपात जैसी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम सही और सटीक जानकारी तक पहुंच सकें। फिर वो बात करते हैं ग्राफ्स और विजुअल डेटा को पढ़ने की कला के बारे में। आजकल जानकारी को दिखाने के लिए ढेर सारे ग्राफ्स और चार्ट्स का इस्तेमाल होता है। ये देखने में तो बहुत आकर्षक लगते हैं, पर कभी कभी ये हमें गुमराह भी कर सकते हैं। मार्कस डू सॉतोए सिखाते हैं कि हमें ग्राफ्स के स्केल को ध्यान से देखना चाहिए, यानी ये देखना चाहिए कि एक्सिस पर नंबर कैसे दिखाए गए हैं। कई बार स्केल को बदलकर, चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर या कम करके दिखाया जा सकता है। हमें पाई चार्ट्स और बार ग्राफ्स को भी ध्यान से पढ़ना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सही जानकारी दे रहे हैं। वो हमें बताते हैं कि एक अच्छे ग्राफ का मकसद जानकारी को साफ तरीके से पेश करना होता है, न कि उसे छिपाना या गलत तरीके से दिखाना। ये हमें डेटा के पीछे की कहानी को सही तरीके से समझने में मदद करता है, न कि सिर्फ उसकी चमक दमक में खो जाने में। और आखिर में एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है कॉरिलेशन vs कॉजेशन, सहसंबंध बनाम कार्य कारण संबंध का फर्क।
ये एक ऐसी गलती है जो अक्सर लोग करते हैं। मान लीजिए मार्कस डू सॉतोय समझाते हैं कि गर्मियों में आइसक्रीम की बिक्री बढ़ जाती है और उसी समय डूबने की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि आइसक्रीम खाने से लोग डूबते हैं? बिल्कुल नहीं। इन दोनों के बीच सहसंबंध कॉरिलेशन तो है, क्योंकि दोनों गर्मियों में होते हैं, लेकिन आइसक्रीम डूबने का कारण कॉजेशन नहीं है। असली कारण गर्मी है, जिसकी वजह से लोग आइसक्रीम खाते हैं और नहाने के लिए पानी में जाते हैं। मार्कस डू सॉतोय इस बात पर जोर देते हैं कि सिर्फ दो चीजों के एक साथ होने का मतलब ये नहीं कि एक चीज दूसरी का कारण है। हमें हमेशा इस क्यों का जवाब ढूंढना चाहिए और ये समझना चाहिए कि क्या इनके पीछे कोई तीसरा छिपा हुआ कारण तो नहीं है। ये सोच हमें जल्दबाजी में गलत निष्कर्ष निकालने से बचाती है और हमें चीजों को ज्यादा गहराई से समझने में मदद करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के 8वें और अंतिम टॉपिक, मशीनें और सोच के बारे में। मार्कस डू सॉतोय हमें इस आखिरी अध्याय में समझाते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कैसे काम करता है, वो हमारी सोच से कितना अलग है और क्या ये मशीनें हमारी सोचने की क्षमता को और बेहतर बना सकती हैं। ये आज के दौर का सबसे प्रासंगिक और सोचने वाला विषय है ना? तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि एआई कैसे सोचता है। देखिए, जब हम सोचता है कहते हैं, तो मशीनों के लिए इसका मतलब इंसानों से थोड़ा अलग होता है। एआई असल में प्रोग्रामिंग और डेटा के आधार पर काम करता है। ये बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करता है, उसमें पैटर्न ढूंढता है और उन पैटर्न्स के आधार पर फैसले लेता है या कोई काम करता है। जैसे अगर आप एक एआई को लाखों बिल्लियों की तस्वीरें दिखाते हैं, तो वो सीख जाएगा कि बिल्ली कैसी दिखती है, और अगली बार जब आप उसे बिल्ली की नई तस्वीर दिखाएंगे तो वो उसे पहचान लेगा। ये सब एल्गोरिदम और गणितीय गणनाओं पर आधारित होता है। एआई कोई भावनाएं महसूस नहीं करता और न ही उसकी कोई चेतना होती है, वो सिर्फ उन नियमों और डेटा के हिसाब से काम करता है जो उसे दिए गए हैं। अब बात करते हैं इंसानी सोच बनाम मशीन सोच की। यहीं पर मार्कस डू सॉतोय हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। हमारी इंसानी सोच सिर्फ लॉजिक और डेटा पर आधारित नहीं होती, इसमें भावनाएं होती हैं, अंतर्ज्ञान होता है, रचनात्मकता होती है और हम अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता रखते हैं। हम वो सवाल पूछ सकते हैं जो एआई नहीं पूछ सकता, जैसे जीवन का अर्थ क्या है या क्या सही है और क्या गलत। एआई बहुत तेज होता है और बहुत सारा डेटा एक साथ प्रोसेस कर सकता है जो इंसान नहीं कर सकते, लेकिन इंसान में कॉमन सेंस होता है जो एआई में नहीं होता। हम संदर्भ को समझते हैं, बारीकियों को पकड़ते हैं और ऐसे नए विचार पैदा कर सकते हैं जिनकी प्रोग्रामिंग नहीं की गई हो। तो मशीनें डेटा के साथ अच्छा काम करती हैं, जबकि इंसान नए आइडिया और गहरी समझ के साथ। तो आखिर में क्या मशीनें हमारी सोच को बेहतर बना सकती हैं? मार्कस डू सॉतोय का जवाब हाँ है, लेकिन एक शर्त के साथ। वो कहते हैं कि एआई हमारा मुकाबला करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारा सहयोगी बनने के लिए है। एआई हमें उन कामों में मदद कर सकता है जहां बहुत ज्यादा डेटा एनालिसिस या दोहराव वाले काम होते हैं, जिससे हमारा दिमाग उन मुश्किल और रचनात्मक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित कर सके जहां इंसानी सोच की जरूरत होती है। जैसे एआई डॉक्टर को बीमारी का पता लगाने में मदद कर सकता है, लेकिन मरीज से बात करने और उसे भावनात्मक सहारा देने का काम इंसान ही करेगा। ये हमें उन पूर्वाग्रहों को पहचानने में भी मदद कर सकता है जो हमारी सोच में होते हैं। इसलिए अगर हम एआई को सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो ये हमारी सोचने की क्षमताओं को बढ़ा सकता है और हमें और ज्यादा स्मार्ट बना सकता है। ये हमें अपनी ऊर्जा उन जगहों पर लगाने की आज़ादी देता है जहां सिर्फ इंसान ही कुछ नया कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मार्कस डू सॉतोय की शानदार किताब थिंकिंग बेटर का पूरा सार। हमने देखा कि कैसे हमारी सोच काम करती है, गणितीय सोच की क्या ताकत है, अनिश्चितता में कैसे अनुमान लगाएं, समस्याओं को कैसे सुलझाएं, रचनात्मकता और तर्क के बीच संतुलन कैसे बिठाएं, भविष्य के बारे में कैसे सोचें और डेटा को कैसे समझें, और अंत में मशीनों के साथ हमारी सोच का क्या रिश्ता है। सीखें और आगे बढ़ें। मुझे उम्मीद है कि इस किताब के हर अध्याय ने आपको अपनी सोचने की शक्ति को नए सिरे से देखने और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया होगा। याद रखिए, बेहतर सोचना कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा कौशल है जिसे लगातार अभ्यास से निखारा जा सकता है। अपनी राय जरूर दें। आपको इस किताब का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया और आपने इससे क्या सीखा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपके विचार जानना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जुड़ें और प्रेरित हों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और प्रेरक पन्ने को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियोस देखते रहें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई किताब के साथ जो आपकी जिंदगी में कुछ नया बदलाव लाएगी। तब तक के लिए सोचते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।